morning everyone. Good morning, sir. Good morning madam. Good morning. हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम लोगों ने कल सबसे पहले थ्रस्ट के बारे में पढ़ा, देन प्रेशर एंड उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, फिर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा और लास्ट में हम लोगों ने फाइंड किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास अपनी। प्रेशर exerted by liquid column। देखो क्या होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। हम लोगों ने देखा था कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अगर आप लोगों ने एक सिलेंड्रिकल कॉलम है, लिक्विड कॉलम, इसको अगर इमर्स किया है तो पॉइंट यहां पर पॉइंट के पर एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था P1 एंड लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर और अप्लाई करा था P2 ऑन द पॉइंट L। लेट्स सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट गिवन है आप लोगों को h। तो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो देखा था कि इसका टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट दोनों सेम है, सर्कुलर पोर्शन है, मतलब वहां का एरिया जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो हम लोगों ने लास्ट इसका जो डेरिवेशन फाइंड किया उसमें लिखा था P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच। दैट मीन्स जो प्रेशर डिफरेंस है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पर, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, किस पर डिपेंड कर रहा है प्रेशर, रो पर। रो मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है, एक ले लिया हम लोगों ने वाटर और दूसरा ले लिया हम लोगों ने डेंसिटी के लिए मरकरी, Hg। मरकरी को Hg से डिनोट करते, मरकरी ले लिया। अब क्या होगा सोचो कि जो वाटर और मरकरी है इसमें डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वाटर की या मरकरी की। डेफिनेटली यहां पर आप लोगों के पास ये चीज पता है आप लोगों को कि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है। कल देखा था हम लोगों ने 13.6 इंटू 10⁻³ और इसका आता है 1 इंटू 10⁻³, तो वो ज्यादा है। अब अगर मरकरी का अगर डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, वो ज्यादा डेंस है तो पार्टिकल्स पास पास होंगे, तो उसके अंदर किसी चीज को अगर हम लोगों को इमर्स करना है, डुबोना है, तो बताओ ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास पास है। एक आप लोग अपनी फिंगर को हनी के अंदर डालो तो इजिली जाती है, थोड़ा टफ तरीके से जाती है, और एक डालो वाटर में इजीली चली जाती है। होता ना फर्क है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा होता है। दैट मीन्स हम लोगों को प्रेशर जो होगा वो ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सेम कहानी सेकंड डिपेंड करती है जी पर। अब जी की कहानी हम लोग देख चुके हैं कहां पर, चैप्टर नंबर 8 में, कि जो जी है वो चाहे आप लोग हाइट पे चले जाओ तब भी डिक्रीज होता है और डेप्थ में आ जाओ तब भी डिक्रीज होता है। मतलब प्रेशर जो होता है वो प्रेशर जो होगा हाइट पर जाने पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होता है जी, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। यही क्वेश्चन जनरल साइंस का पूछा जाता है आप लोगों से। आप लोगों से पूछा जाता था कि आप लोगों को राइस को बॉईल करना है, और बॉईल करने के लिए आप लोगों को एक तो करना है अर्थ सरफेस पर और एक करना है पहाड़ों पर। बताओ कहां जल्दी बॉईल होंगे, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला। सेम कहानी वही वाली कि क्या होगा, जहां पर भी हिल एरियाज है वहां पर प्रेशर की वैल्यू कम होगी। प्रेशर की वैल्यू कम होने से ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो वहां सुनते हैं कि जैसे जम्मू है, कश्मीर है, हिमालय में है, वहां ऑक्सीजन लेवल कम है। क्यों है, वही चीज कि डिपेंडेंसी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन होने से वो चीज जो होगी वो लेट वहां पर हमारे पास बॉयल होगी। क्लियर है ना। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ये यहां से पूछा जाता है, ध्यान रखना। और थर्ड चीज होती है यहां पर डिपेंडेंसी किस पर, एच पर, कि अगर आप लोग एच क्या है, इस लिक्विड कॉलम
मतलब अगर आप लोग डेप्थ में जाओ, डेप्थ में जाओ तो डेप्थ में जाने पर डेप्थ बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कैसे? जितने भी डैम्स होते हैं उनमें हम लोग ऊपर की तरफ रहते हैं तो ऊपर की तरफ पानी का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं तो नीचे जाते हैं तो डेप्थ बढ़ता है, डेप्थ बढ़ने पर पानी का जो प्रेशर है वाटर का वो भी बढ़ता है। देखो क्लियर है ना? इसी वजह से मैं बताया था मैंने आपको कि डैम जो होता है उसकी वॉल जो नीचे से ब्रॉड होती है और ऊपर से नैरोअर होती है। रीजन क्या है? प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो एरिया को बढ़ाओ ताकि क्या हो जाए, वो प्रेशर मेंटेन हो जाए। तो एरिया जो होता है वो ब्रॉड कर देते हैं, मतलब प्रेशर की वैल्यू को कम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच जो है, इसमें तीनों पर डिपेंडेंसी पर क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के। याद रखने वाली चीज है, फर्स्ट चीज कि डेंसिटी वाइज, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसमें लिक्विड कॉलम को इमर्स करने में प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ता है। सेकंड चीज कि अगर हिल एरियाज हैं तो हिल एरियाज में आप लोगों को कोई भी चीज को बॉईल करने के लिए वहां पर टाइम लगेगा क्योंकि प्रेशर की वैल्यू कम होती है। थर्ड चीज, जितने भी डैम्स हैं या सी है उनके अंदर हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में जाने पर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। तीनों एप्लीकेशंस, इसी वजह से डैम की वॉल्स जो होती है वो ब्रॉडर होती है। ठीक है ना? क्लियर है? रह जाएगा ध्यान में? ये बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो यस और नो? ठीक है ना? ले लो उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। ले लिया स्क्रीनशॉट ना? अब देखना टॉपिक आया है अपने पास सब हेडिंग है इसी टॉपिक की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर, ये गेज भी बोलते हैं हिंदी में इसको ना, गॉस प्रेशर। अब देखो क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, नेम से क्लियर है ना? क्या है नेम से क्लियर? कि जो एटमॉस्फेयर ने लगाया होगा, जो एटमॉस्फेयर ने लगाया होगा। अब ये आप लोगों के पास सेम कंडीशन है। अब इस सेम कंडीशन में क्या हुआ होगा कि ये जो प्रेशर है, अगर हम लोग इस लिक्विड कॉलम को बाहर निकाल दें तो बाहर निकाल दें तो क्या होगा बेटा, ये बाहर कब निकलेगा बताओ मुझे? ये बाहर कब आएगा? जब प्रेशर P2 जो होगा वो ज्यादा होगा P1 से। P1 से ज्यादा होते ही ये बाहर आ जाएगा। यहां का प्रेशर P2 जो होगा वो ज्यादा होगा और P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, बाहर की तरफ आ गया। अब बाहर की तरफ आते ही देखो इसका जो हाफ पोर्शन है वो कहां है, एटमॉस्फेयर में है। तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कि जो एटमॉस्फेयर ने किसी भी लिक्विड कॉलम पर जो प्रेशर एग्जर्ट किया है वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो सबसे पहले साइंटिस्ट टॉरिसेली, क्या नाम है साइंटिस्ट का, टॉरिसेली ने फाइंड की थी। तो टॉरिसेली ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? ये बोलता है कि अगर आप लोगों के पास में एक बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर, ठीक है। इस बैरोमीटर को अगर हम लोग किसी कंटेनर में, ये कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने मरकरी फिल कर रखा है, इसमें मरकरी फिल कर रखा है Hg, ठीक है। ये जो मरकरी है, इस मरकरी के अंदर इस बैरोमीटर को अगर हम लोग उल्टा रख दें, ऐसा इंसर्ट कर दें इस तरीके से, तो क्या होता है, ये बैरोमीटर जो है इसमें पारा है वो एक लेवल तक राइज हो जाता है। और उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि इस बैरोमीटर के अंदर 76 सेंटीमीटर तक वैल्यू जो है मरकरी की वो इंक्रीज हो गई।
कहां तक? 76 सेंटीमीटर तक वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। हर बार करके देखा, हर बार यही रिजल्ट निकला। तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि सर मरकरी के साथ ही क्यों किया? इसका रीजन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। मरकरी हाई डेंसिटी मटेरियल है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि हाई डेंसिटी लिक्विड होने की वजह से यहां पर मरकरी ही चूज किया जाता है हर बार। अब उसको जैसे ही हम लोगों ने बैरोमीटर को उसमें सिंक किया उल्टा करके, तो उसमें जो मरकरी का लेवल है वो हर बार 76 सेंटीमीटर पे राइज किया। मतलब ये क्या है? इसकी एच है। तो उसने कैलकुलेट किया टॉरिसेली ने, वो बोलता है कि प्रेशर जो होता है P2 माइनस P1 वो डिपेंडेंट होता है ρgh पर। तो अगर ρgh पे होता है तो कितनी वैल्यू आएगी इस प्रेशर की, वो काउंट करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि रो की वैल्यू आप लोगों को पता है 13.6 इंटू 10⁻³ होती है, जी की वैल्यू 9.8 होती है और एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर है। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1.013 इंटू 10⁻⁵। ये आ गया 1.013 इंटू 10⁻⁵। ये आप लोगों के पास में प्रेशर की वैल्यू आई है 1.013 इंटू 10⁻⁵। तो यही उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि यहां पर आप लोगों के पास जो प्रेशर है वो जो अप्लाई हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू ये है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रेशर की यूनिट्स कौन कौन सी होती है। तो वहां पर साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ने प्रेशर को डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर यहां पर इसकी यूनिट में आती है पास्कल। आपको याद हो तो चैप्टर 9 में मैंने वहां पर एक वैल्यू लिखवाई थी, वो वही वैल्यू थी 1.013 इंटू 10⁻⁵। ठीक है ना? तो यहां पर अभी तक ये ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करने पर 1.013 इंटू 10⁻⁵ जो है प्रेशर डिफरेंस आएगा और वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, नहीं है ना? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद चलते हैं हम लोग गॉस प्रेशर पे। डन। नेक्स्ट है गॉस प्रेशर। अब ये बोलता है कि जो प्रेशर डिफरेंस है P2 माइनस P1 इक्वल्स टू ρgh, इसके अंदर ये जो प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब P1 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर है कौन सा? एटमॉस्फेरिक, तो ए लगा लिया सबस्क्रिप्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अगर P2 की वैल्यू को हम लोग P ही कंसिडर कर लें, P2 की वैल्यू को, क्योंकि बाहर आ जाएगा तो बाहर ये प्रेशर अब हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, तो एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रहा है, तो यहां पर लिक्विड ने कौन सा अप्लाई किया है? P। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या आएगा? ये P माइनस PA इक्वल्स टू ρgh। तो ये जो P माइनस PA है ये क्या है? प्रेशर डिफरेंस है जब उस लिक्विड को हम लोग जब हम लोग उस कॉलम को लिक्विड में इमर्स कर रहे थे। तो ये जो P माइनस PA है ना, इसी को बोलते हैं गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर क्या होगा? आप लोगों ने सुना होगा ना कि नॉर्मली जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, मकान बनाते हैं, वो बोलते हैं कितना गेज है। गेज मतलब वो गहराई में जाकर के चेक करते हैं कितना गेज है। ये लाइन सुनी होगी आप लोगों ने। वही काम है यहाँ पर कि ये जो कॉलम है ये लिक्विड में कितना इमर्स है, मतलब कितना गेज है इसका। वो गेज जो चेक करने के लिए प्रेशर जो है ना, उसी को बोलते हैं गॉस प्रेशर। इतना सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि कितना यहां पर इमर्स हुआ है। कितना इमर्स मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा कि यहां का प्रेशर और जो लिक्विड लगाया वो प्रेशर, उन दोनों का डिफरेंस। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं क्या? गॉस प्रेशर। ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर ने लगाया है, गॉस प्रेशर जो लिक्विड कॉलम में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। कब? जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि जब ये लिक्विड में था तो P2 माइनस P1 वाली कंडीशन नहीं होगी गॉस प्रेशर की। ये जब PA आएगा ना एटमॉस्फेरिक वाला, तभी गॉस प्रेशर की बात करेंगे हम लोग। ये यहां पर ध्यान रखना कि P माइनस PA जो है वो गॉस प्रेशर है। ठीक है? तो इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर की डिपेंडेंसी देखी इसके अंदर आज, रो जी एच पर, कि रो पर डिपेंडेंसी क्या होती है, जी पर डिपेंडेंसी क्या होती है और एच पर डिपेंडेंसी क्या होती है, उस पर बेस्ड जनरल साइंस इक्वेशंस। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया सब टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर ने अप्लाई किया है, गॉस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंट में कितना प्रेशर डिफरेंस है कॉलम पर, वो हमारा गॉस प्रेशर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहां पर टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर। कौन कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला P इक्वल्स टू F ओवर A। तो अगर हम लोग MKS यूनिट से जाएं, आप लोग रो जीएस से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो MKS से जाएं तो क्या होगा बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग CGS से जाएं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह क्या आएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसी को यहां पर पास्कल कहते हैं और डिनोट करते हैं PA से। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P और A सब स्क्रिप्ट है। यहां ये सब स्क्रिप्ट नहीं है, ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं वर्ड, जो दोनों लेटर है ना P और A साथ में है पास्कल का, और यहां पर P और सब स्क्रिप्ट है A। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये पास्कल का डिनोमिनेशन है। जो साइंटिस्ट था ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल के नाम पर उसकी साइंटिस्ट की यूनिट रखी गई है। थर्ड होता है फिर यहां पर, वो होता है 1 ATM। 1 ATM इसको क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी भी देखा था हम लोगों ने 1 ATM की वैल्यू आई थी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये 1 ATM की वैल्यू। एक ये भी यूनिट होती है प्रेशर की, और एक फोर्थ यूनिट और होती है जो बायो में आप लोग पढ़ोगे, उसको कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट और होती है जिसको बोलते हैं बार। ये बार आप लोग बायो में पढ़ोगे, प्रेशर की यूनिट को वहां पर बार में कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 यूनिट्स हैं, उनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये तो हमारे सिलेबस में हमको पता ही है। ये अभी देखा हम लोगों ने टॉरिसन एक्सपेरिमेंट 1 ATM वाला, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू निकाली। और फोर्थ देखा हम लोगों ने बार, ये आप लोग बायो में पढ़ते हो। ठीक है, अब बात करनी है डायमेंशन की। डायमेंशन क्या हो जाएगी, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया है। F को लिखते हैं हम लोग MA, तो क्या आ जाएगा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, kg ओवर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन आ गई m1 L-1 T-2। ये आप लोगों के पास में डायमेंशन आ गई। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, तो देखो छोटी छोटी चीजें आ रही काफी सारी, और अभी तक जो मैंने करवाया है आप लोगों को, वहां से जनरल साइंस के क्वेश्चन ही बनेंगे एग्जाम में, वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अभी तक के टॉपिक में यहां तक कोई एग्जाम में टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन बस वही है, जैसे न्यूमेरिकल आ गया तो उसमें 1 ATM की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर डायमेंशन के क्वेश्चन आएंगे आपके MCQ आते हैं, उनमें अगर आ गया तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर प्रेशर डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, रो जी एच में डिपेंडेंसी कैसी है वो पता होनी चाहिए। तो ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नहीं होता है ना। क्लियर है मतलब? देखो तो सारे टॉपिक्स से बेटा कल से हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक थ्रस्ट, सेकंड प्रेशर उसकी एप्लीकेशन, थर्ड डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, फोर्थ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, देन उसके बाद उसकी डिपेंडेंसी, फिर यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ध्यान देने वाली बेसिक है। अब यहां से आप लोगों का चैप्टर जो है उसमें डेरिवेशन पार्ट जो है वो यहां से स्टार्ट होने वाला है। तो डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करें चैप्टर का। सबसे पहले यहां पर आता है आप लोगों का पास्कल्स लॉ, और डेरिवेशन स्टार्ट करता है।
फर्स्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, वो पास्कल्स लॉ है, तो आपको दिमाग में आ ही रहा होगा कि सर प्रेशर से रिलेटेड ही होगा। पास्कल्स लॉ डिस्कवर किसने किया होगा? वही ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने इसको डिस्कवर किया होगा। क्या हुआ होगा देखते हैं। देखो, ये बोलता है कि कंटेनर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम लोग एक राइट एंगल प्रिज्म है, प्रिज्म कैसा होगा? प्रिज्म अगर राइट एंगल है तो आप लोगों को ऐसा ही दिखेगा ऊपर से, और इसकी दूसरी सरफेस बनानी है अगर आप लोगों को, तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। ये देखो, ये आप लोगों के पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का हम लोगों ने नाम दे दिया है ए, बी और सी है। आप लोगों ने 9th 10th क्लास में जब राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था, तो आप लोग ट्राइंगल के बारे में जब भी बात करते थे तो क्या बोलते थे बेटा? एबीसी अगर ट्राइंगल है तो इसमें जो ए है उसके सामने वाली साइड होती थी स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड होती थी स्मॉल बी, एंड सी के सामने वाली साइड हुआ करती थी स्मॉल सी। याद है क्या आप लोगों को? वही सेम काम है यहां पर भी, कि ए के सामने वाली साइड क्या होगी? ये वाली होगी स्मॉल ए, बी के सामने वाली ये होगी स्मॉल बी, और सी के सामने वाली ये होगी स्मॉल सी। ठीक है, अब क्या होने वाला है? अब सोच करके देखो आप लोग कि कोई एक आप लोगों के पास ट्रायंगुलर शेप, इस तरीके से कोई ट्रायंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, और इमेजिन करके देखो कि इसको हम लोगों को लिक्विड में इमर्स करना है। तो क्या आएगा माइंड में कि सर ये पहली बात तो इजीली इमर्स होगा ही नहीं, दूसरी चीज हम लोगों को इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा प्रेशर अप्लाई। तो प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विड भी फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, यही होगा। और लिक्विड जब फोर्स लगाएगा तो लिक्विड फोर्स कहां कहां लगाएगा बेटा? लिक्विड फोर्स लगाएगा एक तो इस सरफेस पर, बेस पर, एक लगाएगा इस वाली सरफेस पर, और एक लगाएगा इस वाली सरफेस पर। जहां 3 सरफेस है वहां तीनों सरफेस पर ही तो फोर्स लगने वाला होगा। और फोर्स कहां लगता है? फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पर। देखो, तो इस पर यूनिट एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको बोलते हैं प्रेशर, इस परपेंडिकुलर एरिया पर जो फोर्स है उसको बोलते हैं प्रेशर, इस परपेंडिकुलर एरिया पर जो फोर्स है उसको बोलते हैं प्रेशर। लग गया प्रेशर? देखना भाई कौन कौन से फोर्स लगेंगे। फर्स्ट ये लगेगा एफ ए, दूसरा ये लगेगा एफ बी, तीसरा ये लगेगा एफ सी। ठीक है, क्लियर? अब आप लोगों के पास में माइंड में आएगा कि सर ए, बी और सी के अंदर यहां पर ए तो जो है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, यही इंक्लाइन लग रहा है। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजॉल्व करना बनता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को रिजॉल्व करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जो इंक्लाइनेशन एंगल पे आएगा उसी को रिजॉल्व करेंगे। लेट सपोज ये वाला एंगल जो है हमारे पास वो थीटा है, तो किसको रिजॉल्व करना बनता है बेटा? किसको बनता है? इस एफ बी को। तो एफ बी का कॉम्पोनेंट कैसे होगा? इस अकॉर्डिंग रिजॉल्व करते हैं कि वो मिड में आ जाए। तो एक कॉम्पोनेंट ये वाला हो जाएगा, एक कॉम्पोनेंट ये वाला हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। अब अगर ये थीटा है तो बताओ ये थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। ये आप लोगों को सिमेट्री से कोई पता, मतलब कोई बड़ी साइंस है नहीं कि पता पढ़ने में आपको देर लगेगी, पता पड़ जाएगा थीटा है। ये अगर एफ बी है तो थीटा के साथ क्या होगा? एफ बी कॉस थीटा, और ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? एफ बी साइन थीटा। मतलब इसको रिजॉल्व किया हम लोगों ने, तो रिजॉल्व करने पर ये जो एफ बी साइन थीटा है इसको बैलेंस कर रहा है एफ सी, एंड एफ बी कॉस थीटा है डाउनवर्ड, इसको बैलेंस कर रहा है एफ ए। तो पास्कल यही बोलता है, पास्कल ये बोलता है कि जब भी किसी भी लिक्विड कॉलम को अगर हम लोग किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी हाई हो, जिसकी डेंसिटी क्या हो? हाई हो, उसमें अगर इमर्स करें तो इमर्स करने पर लिक्विड जो होता है
वो उसके हर एक पॉइंट पर, हर एक साइड पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। यही पास्कल लॉ है, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। देखें हम लोग कैसे करता है, देखते हैं। देखो अभी तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। आप देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, when a right angle prism is immersed inside the liquid कैसा आना चाहिए, जिसकी डेंसिटी हायर हो। तो when a right angle prism is immersed inside the liquid, then pressure on each side सर बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है। will be equal। तो वापस देख लो एक बार, नेटवर्क इश्यू है। तो पास्कल लॉ में क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले स्टेटमेंट से ही चालू करते हैं इस बार। पास्कल बोलता है, साइंटिस्ट है ब्लेस पास्कल, जिसने प्रेशर की यूनिट भी दी, प्रेशर को डिस्कवर भी किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए राइट एंगल प्रिज्म, यहां पर मैंने राइट एंगल प्रिज्म लिख रखा है, इसलिए राइट एंगल प्रिज्म के बारे में जिक्र किया है। एनसीईआरटी में भी राइट एंगल प्रिज्म है और आपके एसएल अरोड़ा में भी राइट एंगल प्रिज्म है। लेकिन अगर अदर बुक्स देखोगे आप लोग तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर रखे हैं। तो यहां पर ये माइंड में मत सेट कर लेना कि सर लिक्विड पास्कल लॉ के लिए राइट एंगल प्रिज्म ही लेते हैं। पहली चीज ये क्लियर रखना, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए जिसमें साइड्स इक्वल दिखे हम लोगों को, जहां प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं एरिया को। ठीक है, अब देखो, व्हेन ए राइट एंगल प्रिज्म इज इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड कैसा होना चाहिए, हायर डेंसिटी वाला। देन प्रेशर ऑन ईच साइड विल बी इक्वल। तो जो ईच साइड है, कौन कौन साइड्स है, ये एक ये वाला फेस है, एक इसका ये ब्लो फेस है जो इसका बेस है, और एक ये साइड वाला फेस है। तो तीनों फेसेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, देन प्रेशर ऑन ईच साइड विल बी इक्वल। ये पास्कल बोलता है कि तीनों पर इक्वल होना चाहिए। दैट मींस बी वाली साइड पर देखो तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, कि प्रेशर ऑन ए सरफेस, प्रेशर ऑन बी फेस और प्रेशर ऑन सी फेस विल बी इक्वल। ये पास्कल बोलता है ना। अब इस चीज को प्रूव करना था हम लोगों को, तो प्रूव करने के लिए क्या किया हम लोगों ने कि वही राइट एंगल प्रिज्म को जैसे ही इमर्स किया, तो इमर्स करने पर देखा हम लोगों ने कि ट्राइंगल में ए के सामने वाली अपोजिट साइड स्मॉल ए है, बी के अपोजिट स्मॉल बी है और सी के अपोजिट स्मॉल सी है। तो जब भी अगर लिक्विड को जब भी हम लोग कॉलम को इमर्स करेंगे लिक्विड में, तो फोर्स लगेगा। फोर्स कौन अप्लाई करेगा, वो लिक्विड ही अप्लाई करेगा। तो फोर्स कहां लगता है, पर यूनिट एरिया पे लगता है। तो ये पर यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर लगा, ये इस पर यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर लगा, ये पर यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर लगा। तो यहां पर ये एफ ए एफ सी, ये वर्टिकल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एफ बी जो है वो इंक्लाइनेशन एंगल पर है, और जब भी अगर इंक्लाइनेशन एंगल पे होता है तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, इस अकॉर्डिंग की वो मिड में आ जाए। इस एफ बी को रिजॉल्व करेंगे एफ बी साइन थीटा एंड एफ बी कॉस थीटा। क्लियर। अब आप लोगों के पास ये एंगल गिवन है थीटा, तो ये एंगल थीटा है, तो बेटा देखो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, साइड से ये थीटा निकाल लिया हम लोगों ने, तो कॉस एफ बी कॉस थीटा और ये एफ बी साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग बोले कि ये जो एफ बी साइन थीटा है ये यहां लग रहा है, मतलब एफ बी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, एफ सी को, और एफ बी कॉस थीटा जो होगा वो बैलेंस करेगा एफ ए को। क्लियर है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये हम लोग 5th चैप्टर में देख चुके हैं न्यूटन वाले में। तो क्या होगा देखना यहां पर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या होने वाला है, एफ बी साइन थीटा जो होगा, ये एफ बी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ सी को। क्लियर, और एफ बी कॉस थीटा, एफ बी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ ए को, ये एफ ए को। क्लियर। अब बात करें अगर हम लोग एरिया की, तो इस फेस का, ये जो फेस है इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, तभी तो फोर्स लग रहा है इस पर, तो एरिया लिखते हैं। तो एरिया कितना होगा बेटा, वही इसी साइड में एरिया, ए बी साइन थीटा एरिया
ये ए बी साइन थीटा इसके एरिया के इक्वल है, मतलब ए सी के, एंड यहां पर ए बी, देखो ए बी कॉस थीटा इक्वल है किसके, कॉस थीटा इक्वल होगा ऊपर वाले के, मतलब यहां पर कौन सा है एफ ए, तो उसका एरिया क्या होगा ए ए। क्या करें इनको डिवाइड कर ले, तो देखो डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसको डिवाइड करो, एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए सी, और यहां करो एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ ए अपॉन ए ए। क्या आ जाएगा बेटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, एफ बी अपॉन ए बी विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर ऑन पॉइंट बी, ये क्या होगा प्रेशर ऑन पॉइंट सी, इससे क्या निकलेगा प्रेशर ऑन पॉइंट बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑन पॉइंट ए। तो पीबी इक्वल है पीसी के, पीबी इक्वल है पीए के, तो क्या आ जाएगा इससे रिजल्ट, देखो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, दैट मीन्स पीए और पीसी भी इक्वल है, तो क्या आएगा इससे, इट मीन्स पीए इक्वल हो जाएगा पीबी के, इक्वल हो जाएगा पीसी के। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था यहां पर, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। देखो कितना इजीली प्रूव कर दिया है हम लोगों ने इस चीज को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना पास्कल लॉ क्या बोलता है, पास्कल बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसकी ईच साइड पर, ईच फेस पर इक्वल अमाउंट का प्रेशर जनरेट होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इसके ऊपर प्रेशर जो एक है वो इक्वल अमाउंट का जनरेट नहीं होगा। हम लोग देखते भी हैं, मग है उसको अगर हम लोग बकेट में इमर्स करते हैं तो ऐसा होता है क्या कि जो मग है वो आधा टेढ़ा हो जाता है, नहीं होता ना, वो पूरा का पूरा जो है वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड इसके ऊपर, क्लियर है ना। तो सेम अमाउंट का प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो डेरिवेशन देखा है हम लोगों ने। क्लियर है क्या यहां तक? अगर कोई डाउट है तो बोलो बेटा यहां तक, किसी को भी, आरुषि, नेहा, शिवानी, सिद्धि, हाँ बोलो। सर इसके अंदर एक वेट फोर्स भी तो लगेगा ना सर नीचे की तरफ? हाँ बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन हम लोग अपन ने वो क्यों नहीं इंक्लूड किया? देखो यहां पर फोर्स लगने में तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बेटा, देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो सुनना। देखो एक फोर्स लग रहा है यहां पर वेट फोर्स, ठीक है। दूसरा फोर्स लग रहा है जो अपन ने इसको लिक्विड को इसमें जब इमर्स किया तब हम लोगों ने लगाया, दूसरा फोर्स वो लग रहा है। तीसरा फोर्स इस लिक्विड ने भी लगाया होगा ऊपर, जिसको बायंसी फोर्स बोलते हैं, वो भी लग रहा होगा। चौथा फोर्स जो थ्रस्ट फोर्स होगा लिक्विड ने लगाया होगा सॉलिड सरफेस से, वो भी लग रहा होगा। तो देखो फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे हैं यहां पर, हम लेकिन उसके बारे में डिस्कवर नहीं कर रहे। आपके माइंड में केवल एक वेट फोर्स आया जैसे, तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको और भी फोर्सेज हैं। वेट फोर्स बाहर से जो लगाया एक्सटर्नल फोर्स, फिर बायंसी फोर्स, फिर जो यहां से लगाया थ्रस्ट फोर्स, इतने सारे फोर्सेज हैं। लेकिन पास्कल जो बोलता है वो एक आइडल कंडीशन की बात कर रहा है। आइडल कंडीशन में वो बोल रहा है कि केवल हम लोगों को उन्हीं फोर्सेस को इंक्लूड करना है जो उस बॉडी पर लग रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? सोचो इस लिक्विड में अगर ऑलरेडी ये डुबा हुआ है, इमर्स है, तब तो कौन से फोर्स लगेंगे? जो लिक्विड होगा वो इस सरफेस पे लगाएगा, इधर वाली पे लगाएगा और इधर वाली पे लगाएगा। तब तो ना तो थ्रस्ट की बात करेंगे, ना बायंसी की बात करेंगे, ना वेट की बात करेंगे। आया समझ में? तो एक आइडल कंडीशन है जिसमें केवल और केवल साइड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि ईच साइड विल बी इक्वल, मतलब प्रेशर हर एक साइड पर इक्वल होगा। तो साइड की बात करनी है, ना कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में कि कौन कौन से फोर्सेस और लग रहे हैं। क्लियर है ना? एम हमारा अलग है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन एम जो है हमारा लॉ का वो ये नहीं है। वो तो अभी आप बोलो ना जो बायंसी फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरा साइंटिस्ट आएगा, इसी के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसने बायंसी फोर्स कैलकुलेट किया था। तो सोचो डिस्कवरी हुई होगी ना, तो ब्लेस पास्कल ने उस टाइम बायंसी फोर्स डिस्कवरी नहीं हुआ था। समझ रहे हो? ये तो अब आपको नॉलेज होगा कि सर वेट फोर्स भी लगेगा, क्योंकि नॉलेज है। अगर है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो कौन सा फोर्स है? तो केवल और केवल उसने जो प्रेशर होता है वो इक्वल लगता है, ये बताया केवल उसने।
इसके बाद में ये 18th सेंचुरी में हुआ था, 1837 के आसपास। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा कुछ 1849 में, तो उसके बाद डिस्कवर हुआ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में फर्स्ट बार आया था बायनेंसी फोर्स का जिक्र, तो वो इसके बाद डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको। क्लियर है? बोलो, आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है ना? यस सर। तो इसके बाद में हम लोग वो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो कल से स्टार्ट करेंगे अब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल और देन पास्कल लॉ की एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ फोर व्हीलर्स होती है जो पहले आती थी, अभी भी होता है, जैसे मारुति 800 है। अगर मान लो वो हाई स्पीड पे चल रही है 100 प्लस स्पीड पे, तो एकदम से अगर हम लोग सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी जो होती है वो पलट जाती है। लेकिन वहीं आप लोग मर्सिडीज ले लो और उसमें ब्रेक अप्लाई करो 100 से ऊपर, तो गाड़ी जो है वहीं जाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एबीएस आता है, जिसको यहां इस टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है ना? वो हाइड्रोलिक ब्रेक इसी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। तो कल हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे और देन फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल करके इस चैप्टर को आगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना? तो ढंग से पढ़ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, जहां डाउट आता है आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है ना? चैप्टर आज से स्टार्ट हुआ है पास्कल लॉ से, अभी तक इसके पहले वाला बेसिक था बिल्कुल। ठीक है? तो अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट आए तो पूछना। गुड डे।